हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे बेसिक पैरामीटर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इन प्रीवियस लेक्चर we have discussed about configuration of enterprise structure, and in enterprise structure we further discussed about configuration of company and departments, and then we worked in assignment, and then we worked in fiscal year variant and posting period variant. तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस नंबर 1, फीड स्टेटस वेरिएंट नंबर 2। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट ग्रुप एंड चिल अकाउंट। सो कम टू एसपीआर। कम टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा, एक बहुत अच्छा पॉइंट आया था कि स्टूडेंट ने पूछे, सर यहाँ पे जो हमने चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है, लेट से हमने डिफाइन किया हुआ है बिजनेस एरिया, हमने डिफाइन किया हुआ है क्रेडिट कंट्रोल एरिया, हमने डिफाइन किया है सेगमेंट, हमने डिफाइन किया है प्लांट। तो इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पे हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल था। आई थिंक यही सवाल था कल्पना आपका। जी सर, ये तो बहुत अच्छा आपका ये क्वेश्चन है। देखें, इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो आपका फ्रंट एंड के ऊपर जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जैसे कि आप आ जाते हैं यहाँ पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्रेडिट कंट्रोल एरिया आपका सेल्स में, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन में, आउटबाउंड डिलीवरी, इन की जो यूजर लेवल की ट्रांजैक्शन है यहाँ पे उसकी यूटिलाइजेशन की जाएगी। बिजनेस एरिया आपका इस्तेमाल किया जाता है एमएम के अंदर, आपका इस्तेमाल किया जाता है कॉस्ट सेंटर में, आपका इस्तेमाल किया जाता है उसमें प्रोडक्शन प्लानिंग में। सेगमेंट भी आपका उसी में इस्तेमाल किया जाता है। डिवीजन जो है, डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आपकी जो है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल की जाती है। ओके, तो बैक एंड के ऊपर जो भी आप काम करेंगे उनकी जो यूटिलाइजेशन है वो फ्रंट एंड की जो ट्रांजैक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने में इस्तेमाल की जाती है। इज दिस क्लियर? जी सर, ये तो क्लियर है। जैसा कि आपने उस टाइम पे डिस्क्राइब किया था इसको, तो उस टाइम पे ही साथ में अगर आप डिफाइन कर देते ना कि भाई ये आगे हमने सेल्स में इसको यूज करना है, तो काफी ज्यादा क्लियर हो जाता। तो ये तो अभी आपने बताया, तो इससे ये पॉइंट क्लियर हुआ है। दूसरा, आपने जो बिजनेस एरिया डिफाइन किया है तो ठीक है, वो आपने बताया कि वो प्लांट मेंटेनेंस या दूसरा प्रोडक्शन उसकी यूटिलाइजेशन है। तो ये चीज़ें अगर उस टाइम पे बता दी जाती ना साथ में, तो फिर वो ज़्यादा जो है ना इफेक्टिव रहेगा। अगर अभी भी आप जो जो भी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन से बताएंगे उनकी अगर फ्रंट एंड पे भी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देंगे तो फिर वो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। ओके, गुड सजेशन, आई अप्रिशिएट यू। ओके, सबसे पहले हम आते हैं डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। ये प्लीज नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं, क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी ट्रांजैक्शन विदाउट सीरीज नंबर एग्जीक्यूट की जाती है? स्टूडेंट, आवाज आ रही है आपको? सर रिपीट कीजिएगा। आपके ख्याल में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी ट्रांजैक्शन बिना जो सीरीज नंबर होती है ना उसकी की जाती है? यानी कि आपके लेट्स से कि आपका सेल्स डिपार्टमेंट है या परचेज डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट है, उसकी जो ट्रांजैक्शंस है वो आपको मालूम है कि बाकायदा उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। उन तमाम डॉक्यूमेंटेशन की एक होती है सीरीज नंबर। फॉर एग्जांपल कि आप अगर परचेज ऑर्डर को क्रिएट करते हैं तो परचेज ऑर्डर की भी एक बाकायदा सीरीज नंबर होती है। आप अगर सेल ऑर्डर को क्रिएट करते हैं तो सेल ऑर्डर का भी एक नंबर होता है। आप अगर कस्टमर इनवॉइसेस को भी क्रिएट करते हैं उसका भी एक नंबर होता है। तो जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन तमाम ट्रांजैक्शन की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी बाकायदा एक सीरीज नंबर होती है। उस सीरीज नंबर के बिना कोई भी डिपार्टमेंट
ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इज दिस पॉइंट क्लियर? जी सर, प्लांट मेंटेनेंस में हमारे पास वर्क ऑर्डर नंबर होता है। यस, गुड। तो इसी तरीके से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो आपके जितने भी डिपार्टमेंट है, एमएम का गया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का गया, एचआर का, पीपी का, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है उनके बाकायदा आपने बैक एंड के ऊपर उनकी सीरीज को डिफाइन करना है। तो उनकी सीरीज को डिफाइन करने के लिए आप आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, देन आप आ जाएं डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस से पहले हम काम करेंगे डॉक्यूमेंट टाइप्स पे। अब डॉक्यूमेंट टाइप्स में आपके पास डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट टाइप्स आती हैं, जिसमें एसेट पोस्टिंग है, जनरल एंट्री है, आपके पास एक्रोवर्स डेफर्ड है, आपके पास एसेट है, आपके पास बैंक पेमेंट्स हैं, बैंक रिसीट्स हैं, आपके पास कस्टमर क्रेडिट मेमोस हैं, सेल्स रिटर्न, कस्टमर पेमेंट, ये इसकी जो है कस्टमर पेमेंट। अच्छा, उसके बाद कस्टमर डॉक्यूमेंट, वेंडर पेमेंट, वेंडर इनवॉइसेस और वेंडर डॉक्यूमेंट। तो इस तरह के बहुत से डॉक्यूमेंटेशन है जिनकी नंबरिंग आपने बैक एंड के ऊपर डिफाइन करनी है, फिर उसके मुताबिक उन डॉक्यूमेंटेशन की जो एग्जीक्यूशन होगी वो बाकायदा इफेक्टिवली की जाती है। दूसरा, फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि यहाँ पे ये वेंडर पोस्टिंग है, इसको डबल क्लिक किया तो वेंडर पोस्टिंग का जो सीरियल कोड, जो बैक एंड का कोड है वो है 03। अब ये कोड क्या चीज़ है? देखें, एक आपका होता है एसएपी सर्वर, एक आपका आता है क्लाइंट जिसको हम कहते हैं यूज़र। फॉर एग्जांपल कि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी एसएपी इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ऑलरेडी एसएपी इस्तेमाल हो रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन एसएपी का क्लाइंट कहलाती है। ओके, तो एसएपी अपने पास भी एक सर्वर मेंटेन करते हैं और अपने क्लाइंट को भी एक सर्वर प्रोवाइड करते हैं। ओके, फिर उस क्लाइंट के अंदर उस क्लाइंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे, उन तमाम डिपार्टमेंट्स को वो यूजर लेवल के जो एक्सेस है वो प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देखिएगा कि जब आपके पास क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो क्लाइंट में जो डाटा एग्जीक्यूट किया जाता है वो ऑटोमेटिकली बैक एंड सर्वर पे स्टोर किया जाता है। ओके, तो वो स्टोरेज आपकी तभी डेवलप होती है कि जब आपका क्लाइंट सर्वर का आपस में इंटरलिंक डेवलप होता है, और एससीपी के सर्वर में भी उसका डेटा ऑटोमेटिकली स्टोर किया जाता है। तो वो जो डेटा आपका सर्वर में स्टोर किया जाता है उसके भी कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं जो कि एसएपी ने डिफाइन किए होते हैं। ओके, तो ये जो कोड है ये उन्हीं कोड में से एक कोड है। ओके, इस पॉइंट को अच्छी तरह से आपने 2-3 बार सुनने के बाद आपने नोट्स बनाने और फिर इसको अंडरस्टैंड करना है। फिर भी कुछ इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके, ये काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है। और इसके अलावा अच्छा, जब आप ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करेंगे तो तब आपको मज़ीद चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये है जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री का कोड क्या है? 02। अच्छा, इसी तरीके से आप आते हो कस्टमर इनवॉइसेस, CD कस्टमर डॉक्यूमेंट, इसका ये कस्टमर डॉक्यूमेंट है और इसकी ये सीरीज क्या है? 16। यानी कि जो आप फ्रंट एंड के ऊपर कस्टमर को क्रिएट करेंगे, बैक एंड के ऊपर 16 एक कोड होगा जो कि ऑटोमेटिकली लिंक कर देगा आपका सर्वर और क्लाइंट के साथ, और बैक एंड पे जो भी आप नंबर डिफाइन करेंगे ना इसमें 16 में, तो वही नंबर यूजर लेवल के डॉक्यूमेंटेशन में डिस्प्ले होगा। अच्छा, इसके अलावा आप आते हैं, इसमें आपने जिन जिन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करने आप वो देख रहे हैं। कस्टमर इनवॉइसेस, ये वेंडर डॉक्यूमेंट का क्या है? 17। अच्छा, आपने किन किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करना है? नंबर 1,
accounting document, and number 2 customer document, number 3 customer invoices, number 4 customer payments, number 5 vendor invoices, number 6 vendor documents, number 7 vendor invoices. ओके बाकी जो भी डॉक्यूमेंट अगर आपने क्रिएट करने अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। उसकी जो टाइप है वो एससीपी की ऑलरेडी जो डिफाइंड कोड्स हैं उसमें से आपने चूज करके यहाँ पे डिफाइन कर दें। अब आप यहाँ पे आ जाए डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस पे। कंपनी कोड क्या था? ओके JR01। देन आपने मिड का जो इंटरवल है इस पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे जो नंबर रेंजेस आपको मैंने बताए हैं डॉक्यूमेंट टाइप में, तो आपने यहाँ पे उसको पुट अप करने 01 ईयर 2024। अच्छा जो सीरीज नंबर हो गया वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करने, फॉर एग्जांपल 0001 से 0999। देन आप यहाँ पे आ जाए इंसर्ट ऑप्शन पे, यहाँ पे आप कर दें 14 2024 1000 1999। देन आप आ जाए 14 15 16 15। जो यहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनके आपके ट्रेडिंग में यूटिलाइजेशन होगी हम जस्ट उन्हीं को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखिए इस तरह से तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप परफॉर्म करने में आ जाए तो आपको तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाएगा। थ्री 17 2024 4449। Enter and save. Now come back. अच्छा एक और चीज़ जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन की थी, इसमें कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो बज़ाहिर आपका जो मॉड्यूल है उसमें तो उसकी यूटिलाइजेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपके मॉड्यूल में जो रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ हैं उनको उनकी यूटिलाइजेशन के लिए आपको बैक एंड के ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होगा जो कि आपके मॉड्यूल के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं। अच्छा इसको आप क्लोज कर दें। देन आप आ जाइए लेजर्स, फील्ड्स, डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट। व्हाट इज फील्ड स्टेटस वेरिएंट, क्या होता है? ज़ेन डू यू हैव सम आइडिया अबाउट दिस वन प्लीज? क्या आपने ये टर्म सुनी पहले? सर वेरिएंट्स सुना है। ओके अच्छा आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, आपने अपने कस्टमर के साथ डील करनी है या वेंडर के साथ आपकी डील होती है, कस्टमर डॉक्यूमेंट या वेंडर डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हैं, तो या कस्टमर इनवॉइसेस या वेंडर इनवॉइसेस को आप क्रिएट करते हैं, तो उसमें क्या होता है डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं वेंडर इनवॉइस के अंदर। आई वांट टू शो ताकि इसकी जो लॉजिक है वो क्लियर हो जाए। सर एक ही दफा में हम लोग वो वैल्यूज ऐड कर देते हैं और उनको सेव कर देते हैं, फिर अगर हमें वो दोबारा रीयूज करनी होती है तो हम उनमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके उसको रीयूज कर सकते हैं। यस ओके अब ये आपके सामने एक प्लेटफॉर्म है कस्टमर इनवॉइसेस का। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी ऑप्शन है आपके पास, बेसिक डेटा है, पेमेंट्स है, डिटेल है, टैक्स नोट्स हैं, और बेसिक डेटा के अंदर आपके पास आता है कस्टमर है, इनवॉइस डेट है, पोस्टिंग डेट है,
क्रॉस कंपनी कोड नंबर है, अमाउंट है, स्पेशल जनरल लेजर इंडिकेटर है, आपके पास रेफरेंस है, टैक्स कैलकुलेशन है, टैक्स अमाउंट है। तो ये बहुत सी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। ओके, तो बहुत से ऑप्शंस इसमें गिवन है। अब कंपनी चाहती है कि आपका जो कस्टमर इनवॉइस है उसमें आपने टैक्स को कंपलसरी करना है। तो आपने बैक एंड के ऊपर आके फील्ड स्टेटस वेरिएंट में जाके आपने कस्टमर इनवॉइसेस की जो ऑप्शन है आपने उसको कंपलसरी कर देने। फिर कंपनी ये कहती है कि जो इसके अंदर आपका जो अमाउंट है, ये अमाउंट ये कम से कम इतनी होनी चाहिए, यानी कि 10 मिलियन 5 मिलियन जितनी भी कंपनी की रिक्वायरमेंट में आते हैं। उसके बाद कंपनी चाहती है कि जो भी आपने कस्टमर इनवॉइसेस को क्रिएट करने उसका जो टेक्स्ट है वो भी आपने कंपलसरी करने। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है उन ऑप्शंस को आपने कौन सा कंपलसरी करना है, कौन सा ऑप्शन पे लेके आना है, कौन सा आपने उसको रिक्वायर्ड में लेके आनी है। तो इन तमाम चीज़ों की जो सेटिंग है वो होती है आपकी फील्ड स्टेटस वेरिएंट पे। या आप यूँ कह लें कि इन फील्ड स्टेटस वेरिएंट वी जस्ट मैनेज all options of concerned activities in front end. This point is clear? जी सर। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने जो सबसे पहला है 0001 इसको सेलेक्ट किया, देन राइट क्लिक, देन कॉपी एज। ओके, यहाँ पे आपका इसका जो नाम है वो चेंज कर दें, FS फील्ड स्टेटस VJ, और यहाँ पे लिख दें JR01, एंटर। इसमें 41 ग्रुप्स होंगे, आपने कॉपी ऑल पे क्लिक करके 47 ग्रुप्स हैं, एंटर अगेन। अच्छा, अब आपने इसको सेलेक्ट किया, ये ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स मीन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो ट्रांजैक्शन इस्तेमाल की जाती है उनको डिफाइन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास आता है मटेरियल अकाउंट्स, आपने इसको सेलेक्ट किया, सॉरी इसको डबल क्लिक करके ओपन करके यहाँ पे आपके पास आता है पेमेंट ट्रांजैक्शंस। तो आप देखें पेमेंट ट्रांजैक्शंस के अंदर तमाम जो ड्यू डेट है, वैल्यू डेट है, पेमेंट टर्म्स है, कैश डिस्काउंट डिडक्शन है, ऑन बैंक है, बैंक बिजनेस पार्टनर है, रीजन कोड है, तमाम चीज़ें जो यहाँ पे सरप्लस का मतलब क्या होता है, कंपल्सरी रिक्वायर्ड के अच्छा लेट्स से के ड्यू डेट का मतलब आपने एक वेंडर इनवॉइस को क्रिएट करना है, उसमें अगर आपने ड्यू डेट मेंशन ना की तो आपका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड सरप्लस। आप लेके आते हैं रिक्वायर्ड में, तो जब आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे आपने ड्यू डेट मेंशन ना की तो सिस्टम आपको वार्निंग देगा, ओके, कि आप अगर ड्यू डेट मेंशन करते हैं दैट्स गुड, अगर नहीं करते हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आप ड्यू डेट को लेके आते हो ऑप्शन एंट्री में, आप कस्टमर इनवॉइस को बना रहे हो, तो आपने कस्टमर इनवॉइस को बनाने के टाइम ड्यू डेट को अगर आपने स्किप भी कर दिया तो आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, ओके। अगर आप इसको सरप्लस में लेके आते हैं तो जब तक आप ड्यू डेट नहीं देंगे तब तक आपका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट है सरप्लस का, रिक्वायर्ड का और ऑप्शन का। तो इनिशियली आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि तमाम ऑप्शंस को जो है जो इसके यहाँ पे हैं उसको आप ऑप्शनल एंट्री पे लेके आ जाएं, तो इसको सेव कर दें। देखें, इनिशियली हम अपनी ट्रेनिंग को इजी बनाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसमें हम मज़ीद जो है जब आपकी इसमें एक्सपर्टीज बिल्ट अप हो जाएगी फिर हम इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड अप करेंगे ताकि आपका जो लेवल है वो इजी से मीडियम में आ जाए, मीडियम से फिर डिफ़िकल्ट में आ जाए। वन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड, जिस तरीके से मैं एक्टिविटीज़ परफॉर्म करूँ, जो स्टेप्स लेके चलूँ एज इट इज़ आपने भी परफॉर्म करनी है। अगर स्टेप में आपने कोई भी आगे पीछे कर दिया तो फ्रंट एंड के ऊपर, फ्रंट एंड में जो ट्रांजेक्शन है उसमें काफ़ी इश्यूज आ जाएंगे। ओके, साइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस वेरिएंट। क्लिक ऑन पोजीशन,
कंपनी कोड GR01 FSVJ एंट्रेंस है। Okay, next topic is chart of count, account group and GL account. देखें, अकाउंटिंग में 5 डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं जिसको आप पिलर्स भी कह सकते हो। एसेट है, कैपिटल है, इनकम, एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज। ओके, इन 5 पिलर्स को कंबाइन हम चार्ट ऑफ काउंट कहते हैं। यानी कि अगर ये 5 पिलर्स आपके मिल जाए तो इनको मजमूई तौर पे अकाउंट चार्ट ऑफ काउंट कहा जाता है। आम कॉन्सेप्ट ये होता है कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो आपका एसेट है, आपका कैश है, आपका बैंक है। वो पॉइंट कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सिस्टमैटिकली आपने इसको प्रॉपर जब डिफाइन करते हैं तो यू कैन से चार्ट ऑफ अकाउंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस एंड लायबिलिटी। ओके, अब कैश को आप चार्ट ऑफ अकाउंट में कंसिडर नहीं कर सकते, बैंक को आप चार्ट ऑफ अकाउंट में कंसिडर नहीं कर सकते, वेंडर है, कस्टमर है, तो बाकी जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको आप डायरेक्टली चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं कह सकते। ओके, अच्छा, अब ये जो 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग है इनको इंडिविजुअली अकाउंट ग्रुप कहा जाता है। एसेट इज योर अकाउंट ग्रुप, कैपिटल इज योर अकाउंट ग्रुप, income is your account group, expense is your account group, and liability is your account group. So we can say chart of account is combination of 5 account group. Okay, अच्छा, अब फिर अकाउंट ग्रुप के अंदर जो आइटम्स आती हैं, जैसे कि आपके पास एसेट है, एसेट इज योर अकाउंट ग्रुप, एंड इन दिस अकाउंट ग्रुप वी हैव डिफरेंट आइटम्स लाइक कैश, लाइक प्लांट, लाइक बिल्डिंग, लाइक फर्नीचर। अब इन तमाम आइटम्स को हम कहते हैं जीएल अकाउंट। यहाँ पे 3 डिफरेंट जो टर्म्स हैं आपने उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करने हैं। व्हाट इज जीएल अकाउंट, व्हाट इज अकाउंट ग्रुप एंड व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट। ओके, और जो जीएल अकाउंट से इसके आप कोर्स को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि फर्स्ट एंट्री होती है कंपनी में कैपिटल की, तो क्या पोस्ट किया जाता है, कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन जहाँ पे हम कैश के बजाय उसका प्रॉपर कोड को डिफाइन करेंगे। इसी तरीके से जब आप कस्टमर को पेमेंट करते हैं तो कस्टमर के नाम के बजाय उसका कोड आता है। ओके, तो आपने इस कोड को, जैसे कि आप बैंक में जाते हैं, वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो बैंक जो है आपकी जो यूनिक आईडी वो नंबर से, कोड से सेव करते हैं, ना कि आपके नाम से। ऐसे ही है, कोई ऐसा बैंक है जिसमें अगर आप अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो वो यूनिक आईडी आपके नाम पे हो? जी बॉयज, तो 3 यहाँ पे टर्म्स है, इसको प्रॉपर आपने अंडरस्टैंड करने। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। नाउ क्लोज फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, come to financial accounting, then financial general ledger accounting, then master data, then GL accounts, then preparations, edit chart of account list. Chart of account, GL account, account groups are used for drafting of financial statements. फ्रंट एंड के ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन्स होगी वो ऑटोमेटिकली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपडेट होती रहेगी। ओके, बास औकात ऐसा होता है कि जो आपका होता है ना, ये एजुकेशन लाइफ में क्या होता है कि आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये आपको मैन्युअली बनानी पड़ती है, लेकिन सिस्टम में ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं। तमाम जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑटोमेटिकली बनती जाएंगी विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स। न्यू एंट्री COAJ, chart of account,
क्या 01 मेंटेन लैंग्वेज इंग्लिश लेंथ ऑफ जिला अकाउंट नंबर 3। अब ये क्या चीज़ है ये आपको एक्सप्लेन करते हैं। एंटर से एंटर अगेन, नाउ कम बैक SN company code to chart account position GR01 COAJ, enter and save. Interrogate. Now come back. Okay, यहाँ पे हमने डिफाइन किया chart of count. We just defined chart of count. Now we have to define account groups. Define account groups. अच्छा, account groups को okay, new entry. Chart of count COAG account group आपका आ जाएगा fixed asset account group. Fixed assets या 0 और फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये सेल करंट एसेट अकाउंट ग्रुप। ये क्या चीज़, ये कोड कहाँ से आ गया? F for fixed, A for asset, this A for account and this G for group. Fixed asset account group, current asset account group. अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि जितने भी अकाउंट ग्रुप होते हैं जैसे कि एसेट्स है, अब एसेट के जो आइटम्स हैं उन आइटम्स को हम कहते हैं जीरो अकाउंट। तो उन आइटम्स के जीरो अकाउंट कोड्स भी हमने डिफाइन करने, तो उन कोड्स की जो सीरीज है नंबरिंग है वो हम यहाँ मेंशन करते हैं। फिक्स एसेट की 001 199, करंट एसेट 100 199। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए CPAG कैपिटल GR01 200 299 LLAG लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। बस ये जो वर्किंग है, अगर आपका जो मॉड्यूल है, बल्कि ये जो वर्किंग है ये तमाम मॉड्यूल्स के लिए कंपलसरी है एज अ कंसल्टेंट। सर इसको थोड़ा सा ना रट्टा मारने पड़ता नहीं इसको थोड़ा सा ना, उसकी वजह क्या है पता क्या है, ये सारी फर्म्स जो है ना फाइनेंस की है, तो कुछ वैसे तो जनरल अंडरस्टैंडिंग बनती है चीजों की, लेकिन डिटेल से उन टर्म्स को नहीं, उनका अंदाजा नहीं होता। ओके नो, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे जब इसको बात ये क्या चीज है वो क्या चीज है ये मैं हाँ जी, ये चीजें जो है ना वो विद द टाइम ऑफ यानी आप कह सकते हैं कि पैसेज ऑफ टाइम हम अब्सॉर्ब कर लेंगे इंशाल्लाह। यस, ट्रेड एक्सपेंस। अब इसका लिंक आपके उसमें कहाँ से है वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। कि आपने मटेरियल 500 500 IE entered expense, operating expense, अच्छा लास्ट में आपका आ जाएगा इनकम INAG। 800 ओके, एज इट इज आप इसकी वो बना ले स्क्रीनशॉट लेके, एज इट इज आपने इसको क्रिएट करने। ओके,
जिस तरतीब से जिस सीक्वेंस से मैंने ये लिखा ना एज इट इज आपने काइंडली इसको नंबरिंग भी सेम होनी चाहिए, आपके जो ये डेटा ये भी सेम होना चाहिए। एंट्रेंस कंट्रोल एस। ओके कम बैक। डिफाइन रिटर्न अर्निंग अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट COAJ। देखिए स्टूडेंट, जिस तरीके से आपको मालूम है कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मंथली इसको डिफाइन करती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, या तो आपका प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। जो प्रॉफिट होता है वो आपका एट द एंड ऑफ ईयर कहाँ जाता है, रिजर्व अकाउंट में। तो रिजर्व अकाउंट जो है नेक्स्ट ईयर में इसको हम कहते हैं रिटर्न अर्निंग अकाउंट। ओके, तो तीन इसमें टर्म्स है XYZ जो कि एसपी ने डिफाइन किए हैं, एंटर, एंटर अगेन एंड कंट्रोल एस। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएं वापस डेफिनेशन, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में डेफिनेशन, डेफिनेशन में कंट्रोल। देखिए ये लेक्चर 3 में हमने इसको स्किप किया था। उसकी वजह ये थी कि इसके अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर्स थे जो अभी हमने डिफाइन किए हैं, उन पैरामीटर्स को पहले हम इसमें पुटअप करेंगे, फिर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, कंट्रोलिंग एरिया इज योर कॉस्ट मैनेजमेंट एरिया। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, न्यू एंट्री। कंट्रोलिंग एरिया कंपनी कोड दोनों इक्वली होते हैं, JR01 beverages। अच्छा, कंपनी कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड। अब जहाँ पे आप देखेगा करेंसी टाइप, यू विल सी वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे तमाम डेटा जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने इसको सेलेक्ट किया, ये देखते हैं। ओके, तो शुरू में इस वजह से हमने डिफाइन नहीं किया था क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्या आ रहा है, चार्ट ऑफ अकाउंट आ रहा है। ओके, चार्ट ऑफ अकाउंट आपका होगा तो आप उसको कंट्रोलिंग को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैटर करती है कि बात आपने ऐसी चीज़ों को जब डिफाइन करना होता है तो उसका लिंक दूसरे एक्टिविटीज़ के साथ भी होता है। जो पहले आप उनको डिफाइन करेंगे तब आप अपनी जो डिज़ायर या कंसर्न एक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। एंटर अगेन, कम बैक। अच्छा, डेटा वाज सेव्ड। Cross definition, come to assignment, and then controlling area. Assign company code to controlling area. This is controlling area, not credit control area. Position JR01। अच्छा, इसको सेलेक्ट किया, then click on assignment, then new entry JR01, enter and save। आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। और आप कोशिश करें कि आज आपके सिस्टम में इसकी जो प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम कोशिश ये करेंगे कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उसको हम डिफाइन कर सकें। ओके, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? नहीं सर, अंडरस्टैंडेबल है चीज़ें। ओके, अच्छा, आप लोगों ने कोशिश ये करनी कि जो जो इसके अंदर आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो नोट्स आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करने हैं, चाहे आप मैनुअल नोट्स बनाएं या सॉफ्ट नोट्स बनाएं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे।
बहुत वक्त ऐसा होता है कि आप का चूँकि एक नई चीज़ है ना, तो जब आप इसको क्लिफिकेशन के फोकस करते हैं तो बहुत वक्त आप बोल जाते हैं भाई ये चीज़ हमने कहाँ पे डिफाइन की थी, क्यों डिफाइन की थी। ओके, तो नोट्स आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।